तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस नंबर सेट 3 आज कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इससे पहले आपने वो 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से वॉच आउट करिएगा। आज हम प्रैक्टिस नंबर सेट 3 करेंगे, जो एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी जीडी एंड दिल्ली पुलिस के, और जो साथ ही साथ बात करें एमटीएस के, तो ये उसके लिए बहुत ही बेनिफिट सीरीज़ है। तो ये जो सेट हैं आप उसको लगाइएगा। इसमें मैंने 30 प्रश्नों का उल्लेख किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से अपने आंसर काउंट करते जाइएगा कि आप कितने 30 में से कितने सही करते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। इसमें बात किया गया है प्रमुख बंदरगाह इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहला लोथल था, वहाँ पे क्या था, बंदरगाह हुआ करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है साथियों, क्योंकि ये गुजरात वाले क्षेत्र में स्थित था। कहाँ पे? गुजरात में। कौन सा? लोथल बंदरगाह। इसको याद रखिएगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक डॉकयार्ड हुआ करता था, जिसे डॉकयार्ड सिटी भी कहा जाता था। लोथल को क्या कहा जाता साथियों? डॉकयार्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है साथियों कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो इसमें बात की गई है पंचतंत्र लेखक, यानी बुक की बात की गई है। तो उसमें पंचतंत्र लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, विष्णु शर्मा पंचतंत्र बुक के लेखक थे। इसमें पंचतंत्र की बात करें तो किसका उल्लेख किया गया है? नीति कथाओं के बारे में इसका प्रसिद्ध संग्रह है। किसमें? पंचतंत्र बुक में। किसमें साथियों? पंचतंत्र में। इसको याद रखिएगा साथियों। और इसमें इसका उद्देश्य था राजकुमारों को नीति शिक्षा देना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न साथियों कि फ्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसमें बात किया गया फ्लासी का युद्ध। फ्लासी का युद्ध बात करें तो किनके और किनके बीच होता है? ये अंग्रेजों के बीच होता है। किनके बीच? अंग्रेजों के बीच वर्सेस सिराजुद्दौला। जो नवाब का सिराजुद्दौला था, तो उनके बीच में ये युद्ध होता है। सिराजुद्दौला दौला के बीच होता है। और ये कब होता है? 1757 में साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या साथियों? ऑप्शन ए। इसमें बात करें तो मीर जो जाफर होता है विश्वासघात करता है, इस कारण से सिराजुद्दौला होता है तो फ्लासी के युद्ध में असफल हो जाता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 है साथियों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसमें बात किया गया साथियों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। और वायसराय की बात करें साथियों तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय की बात हो रही है। और बात करें अंतिम वायसराय कौन था, तो अंतिम वायसराय कौन था साथियों? बात करें तो वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? ये भारत का अंतिम वायसराय था। और ऐसे ही भारत की लिस्ट में बात करो तो ऐसे 20 वायसराय हुए थे। कहाँ पे? हमारे भारत में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता था। किनको? भारत के गवर्नर जनरल। किसको? गवर्नर जनरल को। और भारत का पहला, जैसे मैंने अभी बताया कि पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन क्यों रद्द किया गया था, किसके कारण रद्द किया गया था? तो ये बात करें कर्जन के द्वारा रद्द कर दिया गया था। और कब रद्द किया गया था? 1905 में। कब किया गया था? 1905 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, 1905। आंदोलन के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने जो हुआ था बंगाल विभाजन को क्या किया था? रद्द कर दिया था। किसके? आंदोलन के दबाव के कारण जो ब्रिटिश सरकार ने विभाजन को क्या किया था? रद्द कर दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छठवां प्रश्न है साथियों कि जो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ लिखी गई थी? ये जेल में लिखी गई थी। कहाँ पे? जेल में रहकर ये ग्रंथ को लिखा था। किसने लिखा था? लोकमान्य तिलक ने। कौन लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है। किसने लिया था? लोकमान्य तिलक ने इसको, ये ग्रंथ को लिखा था, गीता रहस्य को। अब बात करें इन्हें क्या कहा जाता, तो इन्हें भारतीय उग्रवाद का पिता कहा जाता है साथियों। किनको? लोकमान्य तिलक को। किसको? लोकमान्य तिलक जी को भारत का राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 7 है साथियों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसमें बात किया गया संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें साथियों तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और बात करें हमारे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के तो डॉक्टर
VR अम्बेडकर जी थे। कौन थे? VR अम्बेडकर जी साथियों, इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कौन थे? VR अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के और इनको कानून विधि इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? कानून विधि के अध्यक्ष भी कहलाते हैं इनको, याद रखिएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 8वां साथियों कि मूल अधिकार संविधान में किस भाग में है, यानी इसको किस भाग में इसका उल्लेख किया गया साथियों, किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो मूल अधिकार का किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 2 में बात करें तो किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का। किसका साथियों? नागरिकता का। और भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? DPSP का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का। भाग में बात करें साथियों तो भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है। और इसमें भाग 1 की बात करें साथियों तो भाग 1 में किसका किया गया है? जो भारत में राज्य संघ क्षेत्र होते हैं, राज्यों के संघ की बात की गई है। किसकी? राज्यों के संघ जो सीमाएं होती है उससे रिलेटेड इसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बात करें हमारे वर्तमान में भारत में कितने भाग हैं? तो 25 भाग है साथियों। कितने? 25 भाग। और अनुसूची की बात करें तो कितनी है? अनुसूचियाँ की बात करें तो पहले कितनी थी? 8, अब चल के कितनी हो गई हैं? 12 साथियों। कितनी? 12। इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है साथियों। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में जैसे मैंने आपको बताया है। और कुल 6 मूल अधिकार हैं। पहले कितना हुआ करते थे? 7। पहले जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर किस में रख दिया गया है? आर्टिकल 300 का में इसको रख दिया गया है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बात करें तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को जो हुआ था उसके तहत इसको उठाकर कहाँ रख दिया गया है? 300 का में। अब वर्तमान में बात करें तो कितने हमारे इसमें? कुल 6 मूल अधिकार हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 9 है साथियों कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 73वां संविधान संशोधन बात करें साथियों तो किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है। गांव स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बनाया जाता है। कौन सा? पंचायती राज। कौन सा साथियों? पंचायती जो राज बनाया जाता है वो गांव के लोकतंत्र को स्तर को मजबूत करने के लिए। और 74वां की बात करें, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ये नगरों के निकायों से संबंधित है। किससे? नगरों के निकायों से संबंधित साथियों, इसको याद रखिएगा। बात करें भारत में GST कब लागू हुई थी साथियों? कब लागू हुई थी? 1 जुलाई सन 2017 को भारत में GST लागू हुई थी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10वां है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? वो 552 हो सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। और बात करें 552 वो कैसे होते हैं? पहले 530 होती है, फिर इसमें 20 और जुड़ते हैं, फिर 2 कौन होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं, जो होते हैं मनोनीत सदस्य। कौन होते हैं? मनोनीत सदस्य। और वर्तमान में बात करें तो कितने हमारे वर्तमान में? 545। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। इसमें बात कर रहा है कितनी हो सकती हैं, तो हो सकती हैं कितनी? 552। और लेकिन वर्तमान में हमारे कितने हैं? वर्तमान की बात करें तो 545 हैं, लेकिन हो कितनी सकती हैं? 552। इसको याद रखिएगा, ठीक है साथियों। प्रश्न क्रमांक 11 है साथियों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसमें बात किया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो हम पहले जान लेते हैं राष्ट्रपति का किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख किया गया, किसका? राष्ट्रपति का। अब कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है। किसमें? 5 वर्षों का होता है साथियों। कितने वर्षों का? 5 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और इसको बात करें, इसका पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, यानी इनको पुनः चुना जा सकता है। इसका कोई सीमा नहीं होती है, यानी कितने ही वर्ष में इनको राष्ट्रपति के पद पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है। और इसमें बात करें इनके कार्यकाल का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 56 में इनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 12 है साथियों कि UPSC का गठन कब हुआ था? इसमें बात करें UPSC, तो UPSC का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है साथियों? पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है साथियों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसका जो पहले की नाम बात करें तो इसका पहले नाम था फेडरल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पुराना नाम था, ठीक है साथियों। और इसके बात करें तो इसका कब गठन हुआ था साथियों? तो इसको गठन 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए साथियों। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? 315 से लेकर 323 आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया, किसका? UPSC का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न क्रमांक 13 है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात की गई है साथियों, तो वो कौन सी है? हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। कितनी है इसकी लंबाई? 2525 किलोमीटर साथियों। कितनी? 2525 किलोमीटर। और इसकी अपवाह तंत्र भी हमारे भारत में सबसे बड़ा है। किसका? गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 14 है कि सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी की बात करें तो क्या है? गंगटोक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गंगटोक। आप लोग इसका कमेंट बताइए, कोहिमा, देहरादून और ईटानगर की क्या राजधानियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में सबसे अधिक कन्या भ्रूण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसमें बात करें सबसे अधिक जो कन्या भ्रूण लिंगानुपात होता है वो किस राज्य में होता है साथियों? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। कहाँ पे? केरल में। और केरल की बात करें साथियों तो केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। क्या है? साक्षरता दर। क्या है? साक्षरता दर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है साथियों, है ना। इसको याद रखिए, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 16 है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बात करें भारत में तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा साथियों? डेल्टा की बात की जा रही है तो इसमें सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है। कहाँ पे? सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि इसी में गंगा नदी जो होती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलके एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। कौन से वाले क्षेत्र में? बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न है कि कुफरी कहाँ स्थित है? कुफरी की बात करें तो कुफरी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। 18वां प्रश्न है कि कच्छ का रण किस राज्य में है? जो कच्छ का रण, ये भारत का, एक बात करें भारत में सबसे बड़ा जो कच्छ का रण है, ये सबसे बड़ा जिला है। क्या है? जिला। जिले की बात करें, सबसे बड़ा जिला है कहाँ का? भारत का। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कहाँ साथियों? गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 19वां प्रश्न है साथियों कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है साथियों, तो इसकी खोज किसने की थी? वाटसन एंड ग्रीक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वाटसन एंड ग्रीक ने। और किस वर्ष की थी? 1953 में इसकी खोज की गई थी साथियों। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? आप लोग इसके कमेंट में बताइएगा। तो प्रश्न क्रमांक 20वां है साथियों कि हमारे शरीर में ऊर्जा कौन पैदा करता है, यानी जो ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। बात करें विटामिन्स की, तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो वो वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने? फंक ने। और इसमें बात करें कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ये कौन से होते हैं? विटामिन बी, सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलन वाले होते हैं। और अघुलनशील की बात करें तो जो अघुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ई। कौन से होते हैं? ये 6 विटामिन। और जल में बात करें तो जल में ये 4 विटामिन घुल जाते हैं और ये 2 विटामिन बी और सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 21वां है कि मनुष्य के मस्तिष्क का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारे जो मनुष्य का मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? सेरिबेलम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। प्रश्न क्रमांक 22वां साथियों, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन भरी होती है। इसमें मैं पूछूं अगर आपसे, जो बल्ब होता है, जो ये बल्ब होता है, तो ये बल्ब में जो बना होता है वो किस चीज़ का होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 23वां है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जो सूर्य का ऊर्जा स्रोत की बात करें तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है साथियों? परमाणु का संलयन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ये सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन होता है? परमाणु संलयन। प्रश्न क्रमांक 25वां है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ को मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पे है साथियों? इसका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का जो स्थापना की बात करें तो इसका आप लोग कमेंट बताइए कब इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 26वां है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? कौन सा है? वो गंगा डॉल्फिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या है? गंगा डॉल्फिन। तो प्रश्न क्रमांक 27वां साथियों कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? बात करें
पहला भारतीय उपग्रह की बात किया गया है तो वो कौन सा था, आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, आर्यभट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 28 है साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, यानी पर्यावरण इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो वो 5 जून को बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। प्रश्न क्रमांक 29 है साथियों कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसमें बात किया जा रहा है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की, तो वो कब हुआ था, 1949 में। और बात करें इसकी स्थापना, तो आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। श्लोक आप कमेंट में बताइए इसका, मैंने इसको पिछले सीरीज में इसको कवर किया है। तो प्रश्न क्रमांक 30 है साथियों कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। और एक कौन से नंबर के अध्यक्ष थे, और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों। तो इसको मैं बता दें, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली, और 11 हुई थी 11 को सेकेंड बैठक। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और अस्थायी की बात करें तो साथियों कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बात करें। और जो इन्हें संविधान सभा का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। इसको बी.आर. अम्बेडकर जी को। और बात करें इन्हें, जो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा। इससे पहले मैंने अभी आपको संविधान के बारे में डिटेल से बताया था। हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग है। इससे पहले 22 भाग हुआ करते थे, बाद में 3 और जोड़े गए थे। और बात करें ऐसे अनुसूचियों की, तो पहले अनुसूची की बात करें तो कितनी थी, पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 4 और जोड़ के कितनी कर दी गई, 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक है साथियों, 4 और ऐड कर दिया गया। और बात करें इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो पहले 395 आर्टिकल हैं, अब 450 प्लस आर्टिकल हमारे संविधान में इसका उल्लेख है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।